मैंने अपने चचेरे भाई विक्टर के सुअर फार्म को संभालने में 2 साल बिताए। अपनी मेहनत और हुनर के दम पर मैंने इसे 22 सुअरियों से 200 सुअरों तक पहुंचाया। सिर्फ इस साल हमने 20 लाख का मुनाफा कमाया, लेकिन साल के अंत में विक्टर ने मेरे हाथ में आतुर हजार थमा दिए और कहा कि काम खत्म। बोला, सुअर चराना कौन सा बड़ा काम है, इसे तो कोई भी कुत्ता कर ले। मैं फोन पर आए उस मैसेज को घूरता रहा। मेरी उंगलियां सख्त हो गईं। मैंने शोर नहीं मचाया। 2 साल पहले विक्टर का फार्म बर्बादी की कगार पर था। उसकी 22 सुअरियां एक भयंकर सांस और प्रजनन संबंधी बीमारी की चपेट में आ गई थीं। कुछ मर चुकी थीं, बाकी मर रही थीं। सब कुछ खत्म होने वाला था। इकलौता रास्ता था कि तुरंत सबको बाहर निकाल दिया जाए। नुकसान उठाओ और फार्म खाली करो, वरना पूरा फार्म डूब जाता। तभी विक्टर शराब और सिगरेट लेकर मेरे दरवाजे पर आया और घुटनों पर बैठ गया। उसने मुझसे भीख मांगी कि मैं वापस आकर उसे बचा लूं। पागलपन था। उसने कहा, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें 30% हिस्सेदारी दूंगा। जब फार्म बढ़ेगा तो मैं कभी कम नहीं दूंगा। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने शहर की नौकरी छोड़ी और उस भूले बिसरे पहाड़ी गांव लौट आया। 700 से ज्यादा दिनों तक मैं सुअर के बाड़े के बगल में एक 10 वर्ग मीटर की लकड़ी की झोपड़ी में रहा, बिल्कुल सुअरों के बाड़े के पास। जब सुअरियों को बच्चा जनने में दिक्कत होती तो मैं पूरी रात जागकर उनकी मदद करता। जब स्वाइन फीवर आया तो मैंने 7 दिन तक पूरे स्टाफ के साथ मिलकर सफाई की। मैंने उस फार्म को मौत के मुंह से बाहर निकाला। फिर मैंने अपना प्रोबायोटिक फीड फॉर्मूला बनाया और चारे का अनुपात 3.2 से घटाकर 2.5 कर दिया। इससे हर सुअर पर $200 का अतिरिक्त मुनाफा होने लगा। वेस्ट से बने बायोगैस प्लांट ने न सिर्फ प्रदूषण की समस्या हल की, बल्कि बिजली का बिल भी कम कर दिया। 2 साल में वो डूबता हुआ फार्म पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। इस साल हमने 20 लाख का मुनाफा कमाया, लेकिन जब हिस्सा बांटने की बारी आई तो मेरी 30% हिस्सेदारी का जादू अतो हजार में बदल गया। मैंने पूछा, 2 साल पहले जो वादा किया था उसका क्या? वो बोला, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तुमने सच में मान लिया? तुम तो कंगाल हो। अगर मैं तुम्हें काम न देता तो खाने के भी लाले पड़ जाते, और तुम मुझसे हिस्सेदारी की बात करते हो। पैसे लो और दफा हो जाओ। अगली बार यहां मत दिखना। मार्क्स बहुत सीधा है। 2 साल दिन रात मेहनत की और सिर्फ 8,000 मिले। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब विक्टर गांव का सबसे अमीर आदमी है। कोई उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। वैसे भी मार्क्स के पास पहले कुछ नहीं था। जमीन विक्टर की थी। मार्क्स तो बस नौकर था, जो मिला चुपचाप ले लो। किसी ने मेरे लिए एक शब्द नहीं कहा। यहां तक कि मेयर रॉय भी हाथ पीछे बांधे खड़े रहे और चुप रहे। मेरे माता पिता गुस्से से कांप रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे विक्टर पर टूट पड़ना चाहते थे। मैंने उन्हें पीछे खींच लिया। मैंने विक्टर के उस घमंडी चेहरे को देखा। मेरे दिमाग में एक योजना बन चुकी थी। मैंने कहा, ठीक है, 8,000 ही सही, मुझे मंजूर है। विक्टर की आंखें फटी रह गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। समझदार लड़का। पैसे लो और शहर में जाकर कोई नौकरी ढूंढ लो। इस गांव के चक्कर छोड़ दो। तुम जैसे कंगालों के बस की बात नहीं है सुअर पालना। मैंने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैंने बस इतना ही कहा, विक्टर, याद रखना, आज के ये ऑटो $1,000, 6 महीने में तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा होगा। मैं अपने माता पिता के साथ वहां से निकल गया। विक्टर और डायना की हंसी हमारे पीछे गूंज रही थी, जोरदार और बेशर्म। हम चल रहे थे तो पिता ने एक ठंडी आह भरी, पागल है तू? तूने सब छोड़ दिया क्या? वो 2 साल बर्बाद हो गए? मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रोशनी से जगमगाते फार्म को देखकर मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। पापा, मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। वो जितना मेरा कर्जदार है मैं ब्याज समेत वापस लूंगा। उसे लगता है ये 8,000 मुझे शहर की नौकरी पर धकेल देंगे। उसे नहीं पता कि ये उसके ताबूत में आखिरी कील बनने वाले हैं। घर पहुंचकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने वो नोटबुक खोली जिसमें 2 साल का सारा डेटा था। हर बैच का सर्वाइवल रेट, फीड रेशियो, बीमारी पर काबू पाने के तरीके, फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला और वो इको फार्मिंग प्लान जो मैं कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया। विक्टर सिर्फ मुनाफे का भूखा था। उसने फार्म इकोसिस्टम में निवेश करने से मना कर दिया। वही भविष्य है इस उद्योग का। मैंने नक्शा निकाला। मेरी नजर गांव के पश्चिमी छोर पर बने उस पुराने बाढ़ वाले बेसिन पर जाकर टिक गई। वो जगह करीब 30 एकड़ में फैली है। वो एक गड्ढे में है। बारिश होते ही वहां तालाब बन जाता है। पानी काला पड़ जाता है और उसमें काई जम जाती है। वहां कुछ नहीं उगता, यहां तक कि घास भी नहीं। गांव वाले उसे कीचड़ का गड्ढा कहते हैं। मुफ्त में भी कोई उसे नहीं लेता। 5 साल से वो खाली पड़ा है। बाकी सबके लिए वो बेकार दलदल है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे इको फार्म की सबसे मजबूत नींव है। बेसिन को बायोगैस प्लांट और ऑक्सीडेशन तालाब में बदला जा सकता है। सुअर पालन की सबसे बड़ी समस्या का यही सही समाधान है। बगल वाली खुली जमीन फार्म के लिए एकदम सही है। किनारों पर राई घास और अल्फाल्फा उगाया जा सकता है। सुअरों के वेस्ट को खाद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उगी हुई घास वापस सुअरों को खिला सकते हैं। एक पूरा इकोसिस्टम चक्र। और ये जमीन गांव से दूर है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां सुरक्षा के इंतजाम शहर से 10 गुना बेहतर हो सकते हैं।
अगली सुबह मैंने अपनी जेब में वो अत्तो हार रखे और सीधे गांव के दफ्तर पहुंच गया। मेयर रॉय मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरा दिमाग फिर गया हो। बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्टर के साथ जो हुआ उसके बारे में। मैं कुछ नहीं कर सकता। वो गांव का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। मेरे हाथ बंधे हैं। मेयर रॉय, मैं उस बारे में नहीं आया। मैं गांव के पश्चिमी हिस्से वाले उस कीचड़ के गड्ढे को लीज पर लेना चाहता हूँ, 5 साल के लिए। किराया कितना है? क्या उस दलदल को लीज पर लेना है? क्या विक्टर ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया है? वहां कुछ नहीं उगता। लोग मुफ्त में लेने को तैयार नहीं है। मैंने कहा, मैं सुअर का फार्म बना रहा हूं। वहां हर बार बारिश में बाढ़ आती है। तुम नींव तक नहीं रख पाओगे, बाड़ा तो दूर की बात है। और तुम्हारे पास सिर्फ अठोहास हैं। जमीन, ढांचा, सुअर, कुछ भी मुफ्त नहीं है। मेरी बात मान लो बेटे, अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद मत करो। मेयर रॉय, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। बस किराया बताओ। रॉय ने देखा कि मैं टस से मस नहीं हो रहा तो आह भरकर बोले, वो जमीन वैसे भी सड़ रही है। अगर वाकई चाहिए तो साल का 1,000 दे दो, बस नाम के लिए। लेकिन पहले ही सुन लो, अगर नुकसान हुआ तो गांव की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, एक पैसा भी नहीं। 5 साल। मैंने वहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अपना अंगूठा लगाया और 5 साल का किराया 5 रुपए एडवांस में दे दिए। 5,000 बचे। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब मैं दलदल का सर्वे करने गया तो भीड़ जमा हो गई थी। सब मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। ये तो पागल हो गया है, पूरी तरह पागल। अपनी सारी जमा पूंजी दलदल में डाल रहा है और कहता है सुअर पालेगा। विक्टर सही कह रहा था, इसके दिमाग में भूसा भरा है। तभी तो ये सिर्फ जानवर चराने के लायक है। जंगली कुत्ते भी वहां नहीं जाते और इसे सुअर पालने हैं। देखना, साल खत्म होते होते ये सड़क पर आ जाएगा। विक्टर और डायना भीड़ को चीरते हुए आए। विक्टर ने अपनी ऑडी की खिड़की उतारी। वो इतनी जोर से हंस रहा था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पागल, अगर वो 8,000 तुम्हें काट रहे हैं तो मैं तुम्हें ऐश करा दूं। दलदल में क्यों फेंक रहे हो? अगर सुअर पालने का इतना ही शौक है तो मेरे यहां काम कर लो। 3,000 महीना, खाना पीना मेरा। डायना हंसने लगी। विक्टर ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया था। उसे अब बॉस बनना था। देखते हैं दलदल में क्या सोना उगता है। मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने अपने वाटरप्रूफ कपड़े पहने और ठंडे कीचड़ में उतर गया। मैंने गहराई नापी और जमीन का नक्शा बनाया। मेरी नोटबुक में हर डेटा दर्ज था। दलदल का कीचड़ काला और बदबूदार था। ठंड मेरे कपड़ों के अंदर तक आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ जल रहा था। विक्टर, तुम्हें लगता है फार्म छीन लिया तो सब कुछ छीन लिया। तुम गलत हो। जो मायने रखता है वो बाड़े नहीं थे। वो मेरे दिमाग की जानकारी थी, मेरा 2 साल का अनुभव। आज तुम जितने अभिमानी हो, 6 महीने बाद उतने ही गिड़गिड़ाओगे। मैं कीचड़ में पसीना बहा ही रहा था कि तभी एक सफेद पिकअप ट्रक मेरे पास आकर रुका। फील्ड जैकेट और पोनीटेल वाली एक युवती बाहर निकली। नमस्ते, मैं सेरेना हूं, काउंटी पशु चिकित्सा कार्यालय से। मैं बीमारी से बचाव के लिए अभी इस टाउनशिप में ट्रांसफर होकर आई हूं। आज मैं सर्वे पर निकली हूं। सुना है कोई यहां दलदल में इको फार्म बनाना चाहता है, तो मैंने सोचा देख लूं। मैंने सिर ऊपर किया। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये अजनबी महिला मेरी वापसी की सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन जाएगी। सेरेना तालाब के किनारे बैठी। उसने थोड़ा कीचड़ उठाया और सूंघा। फिर उसने मेरे हाथ का नक्शा देखा। उसकी आंखें फैल गईं। ये लेआउट, ये तो पूरा इंटीग्रेटेड इको फार्मिंग मॉडल है। ड्रेनेज चैनल्स, बायोगैस डाइजेस्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, चारे की फसल के जोन, सब कुछ कितनी सफाई से मार्क किया गया है। तुमने सुरक्षा का बफर भी दिया है। क्या तुमने इसकी पढ़ाई की है? कॉलेज में एनिमल साइंस। मैंने उसके बाद एक बड़ी पशुधन कंपनी में 2 साल बिताए हैं। मैंने मुस्कुराकर उसे अपनी नोटबुक दे दी। ये मेरा फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला और बीमारी नियंत्रण प्लान है। सेरेना एक एक पन्ना पलटती गई। उसका आश्चर्य बढ़ता ही गया। फिर उसने अपना सिर झटके से ऊपर उठाया। ये प्लान हमारे दफ्तर के किसी भी प्लान से ज्यादा प्रोफेशनल है, खासकर ये प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फीड फॉर्मूला। चारे का अनुपात 2:5 तक लाना छोटे किसान तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। उसकी बातों से मेरे अंदर एक गर्माहट दौड़ गई। 2 साल तक विक्टर ने कभी नहीं सोचा कि मेरी जानकारी की कीमत क्या है। ये पहली बार है जब किसी ने मेरे काम की गहराई देखी है। मैं ये मॉडल पुराने फार्म पर चलाना चाहता था, पर मालिक को सिर्फ मुनाफे की पड़ी थी, निवेश की नहीं। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ उसे विक्टर वाली बात बताई। सेरेना की भौहें तन गईं। ये तो अत्याचार है। ये तो सीधे सीधे तुम्हारे काम की चोरी है। लेकिन सच कहूं तो अच्छा हुआ। अपना काम शुरू करना ही इस मॉडल की पूरी क्षमता को इस्तेमाल करने का इकलौता तरीका है। उसने झुककर पेन से मेरे नक्शे में निशान लगाने शुरू किए। बोली, तुम्हें पूरी जमीन को समतल करने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक ढलान का इस्तेमाल करो। 3 मुख्य नाले खोदकर उन्हें दक्षिणी तालाब से जोड़ दो। नालों में बजरी डालो ताकि गाद न जमे। सबसे ऊंचे बिंदु पर पानी का रिजर्वायर बनाओ, सूखे में सिंचाई और बाढ़ के समय पानी निकासी के लिए। सुअर का बाड़ा उत्तर की सबसे ऊंची जमीन पर होना चाहिए, दक्षिण की ओर चेहरा, ताकि रोशनी और हवा अच्छी आए। मैंने हिसाब लगा लिया है। अगर ये जमीन सही से तैयार हो जाए तो तुम यहां 2 बड़े बाड़े, ओ सुअरियां और हर साल 500 सुअर आसानी से पाल सकते हो। मैंने नया नक्शा देखा।
सब कुछ मेरी समझ में आ गया। मैं सिर्फ गड्ढे को भरने की सोच रहा था, मुझे ढलान का इस्तेमाल करने का ख्याल ही नहीं आया। अकेले इसी चीज से मिट्टी के काम का बहुत सारा खर्चा बच जाता है। सेरेना, शुक्रिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे उस नाम से मत बुलाओ, बस सेरेना कहो। वो मुस्कुराती हैं। उसके गालों पर दो छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं। मैं प्रांतीय कृषि अकादमी से ग्रेजुएशन करके वापस आया था। मैं स्थानीय किसानों तक आधुनिक विज्ञान पहुंचाना चाहता था। तुम पहले छोटे किसान हो जो इको फार्मिंग को समझते हो और जिसके पास पूरा प्लान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी टेक्निकल एडवाइजर बन सकती हूँ, मुफ्त में। मैं दंग रह गया, मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं फंड, साइट इंस्पेक्शन और सरकारी ग्रांट की चिंता में सो नहीं पा रहा था, और सेरेना किसी मसीहा की तरह सामने आ गई। सच में? बिल्कुल। सेरेना प्लान की तरफ इशारा करती हैं। अगर यह फार्म कामयाब हुआ तो ये इस इलाके का प्रमाणित इको फार्मिंग मॉडल बनेगा, और मैं इसे अपने रिसर्च पेपर के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगी। हम दोनों का फायदा है। और सुनो, इस साल काउंटी में किसानों के लिए ग्रांट प्रोग्राम भी है। वहां इको फार्मिंग के लिए अलग से सब्सिडी भी मिलती है। तुम्हारा प्रोजेक्ट दोनों के लिए क्वालिफाई करता है। मैं फॉर्म भर दूंगी। तुम्हें कम से कम 1 लाख का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, साथ ही मुफ्त वैक्सीन और सुरक्षा के सामान भी। इस बात ने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। जमीन लीज पर लेने के बाद मेरे पास 45,000 बचे थे। मैंने सोचा था कि धीरे धीरे काम शुरू करूंगा, लेकिन इस लोन से मैं शुरू से ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकता हूं। उस दोपहर सेरेना और मैं 4 घंटे तक साइट पर डटे रहे। हमने हर एक बारीकी को पक्का कर लिया। कंस्ट्रक्शन प्लान, जल निकासी, सुरक्षा के नियम और मापों की एक एक बारीकी। सूरज ढलने पर सेरेना वापस शहर जाने लगी। जाने से पहले उसने कहा, कल मैं तुम्हें ग्रांट के दस्तावेज भेज दूंगी। अपना आईडी और लीज कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखना। परसों मैं तुम्हें काउंटी ऑफिस ले जाऊंगी ताकि हम पेपर वर्क पूरा कर सकें। 1 हफ्ते में मंजूरी मिल गई। मैं उसका जितना शुक्रिया करूं कम है। मैं उसे जाते हुए देखता हूं, मेरा दिल आभार से भरा है। मेरा शुक्रिया मत करो, मुझे तुम्हारी काबिलियत और इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है। वो हाथ हिलाती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। मैं वहीं खड़ा होकर उसके नोट्स वाला प्लान पकड़े हुए खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता हूं। विक्टर, तुम्हें लगा था कि यह फॉर्म छीनकर तुम मेरा करियर खत्म कर दोगे। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ हुनर नहीं है, अब मेरे पास सरकार की मदद और एक प्रोफेशनल पार्टनर भी है। जब तुम गांव में बड़े आदमी बनकर घूम रहे हो, मैं यहाँ दलदल में वो बीज बो रहा हूं जो तुम्हारी पूरी दुनिया तबाह कर देगा। उस रात मैंने माता पिता को ग्रांट के बारे में बताया। उनके चेहरे की चिंता आखिरकार दूर हो गई। माँ ने कहा, मार्कस, मुझे पता था तुम कर दिखाओगे। तुमने बहुत दुख झेले हैं। मैं खाना खा ही रहा था कि फोन बज उठा। विक्टर का फोन था। उसकी आवाज में जहरीला मजाक था। पागल, सुना है तुमने पशुपालन ऑफिस की कोई लड़की फंसा ली है। उसे अपना बेवकूफ मत बनने देना। औरतें भला सुअर पालना क्या जाने। मेरी सलाह मानो, वो दलदल वाली जमीन छोड़ो और मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हारी तनख्वाह 500 बढ़ा दूंगा, वरना साल के अंत तक सब गंवा दोगे। खाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। नहीं शुक्रिया विक्टर, मेरे फार्म की फिक्र तुम मत करो। अपने फार्म की चिंता करो। वसंत का मौसम है, कीड़े मकोड़े बहुत फैलते हैं। तुम्हारी सफाई का तरीका बहुत कच्चा है, कहीं तुम्हारे सारे सुअर मर ना जाएं। मैंने फोन काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे शायद लग रहा है कि मैं उसे बद्दुआ दे रहा हूं, पर मैं सच कह रहा हूं। उसके फार्म का हर नियम मैंने बनाया था। मेरे जाने के बाद उसने लापरवाही शुरू कर दी। पैसे बचाने के लिए वो नकली और सस्ती वैक्सीन इस्तेमाल कर रहा है। वसंत की बीमारियां उसके लिए पहली मुसीबत होंगी। मुझे बस अपना काम करना है और उसे गड्ढे में गिरते देखना है। लालटेन त्योहार के बाद काउंटी की ग्रांट मिल गई। 1 लाख का ब्याज मुक्त लोन सीधे मेरे खाते में आ गया। पशुपालन विभाग से एक पूरी गाड़ी भरकर मुफ्त वैक्सीन और कीटाणुनाशक भी मिल गए। सेरेना अपनी बात की पक्की निकली। उसने सिर्फ पेपर वर्क ही पूरा नहीं किया, बल्कि सरकारी टीम को बुलाकर सबसे कम रेट पर शेड भी बनवा दिए। गांव वाले जमा होकर देखने लगे। वो उस बंजर दलदल को बदलते हुए देखने लगे। अब मजाक बंद हो चुका था। मैंने सोचा नहीं था कि ये दलदल कभी कुछ बन पाएगा। वो ड्रेनेज चैनल देखो, बिल्कुल सही बने हैं। विक्टर के फार्म से भी बेहतर। शायद ये लड़का वाकई कर दिखाए। ये बातें विक्टर तक भी पहुंची। वो चैन से नहीं बैठ सका। वो अपनी ऑडी में कई बार वहां आया, काले मुंह के साथ दूर खड़ा होकर बड़बड़ाता रहा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे पता है वो बौखलाया हुआ है। वो डरा हुआ है कि मैं ये फार्म कामयाब बना लूंगा। डरा है कि मैं उसका बेस्ट फार्मर का ताज छीन लूंगा, और इस बात से भी कि गांव वालों को पता चल जाएगा कि उसका फार्म मेरे काम की वजह से ही चलता था। कुछ दिन बीत गए, फिर मुसीबत आ गई। उस रात टीम ने शेड की नींव और जमीन की लेयर तैयार की थी। सुबह कंक्रीट डलना था, लेकिन जब मैं पहुंचा तो गुस्से से मेरा खून खौल उठा। प्लास्टिक की शीट को कैंची से काटकर तार तार कर दिया गया था। ड्रेनेज चैनल मिट्टी और पत्थरों से भर दिए गए थे। रिजर्वायर पूरी तरह खाली कर दिया गया था। यह जानबूझकर किया गया था। कल जब हम गए थे सब बिल्कुल ठीक था। ताला तोड़ दिया गया था। सेरेना भी वहां पहुंची। वो बर्बादी को देखकर सन्न रह गई। उसकी भौहें तन गईं। यह बहुत बुरा हुआ। कोई नहीं चाहता कि यह फार्म तैयार हो।
विक्टर के अलावा और कौन हो सकता है? मुझे पता है किसने किया है। कल दोपहर ही विक्टर यहाँ आया था और मजाक उड़ा रहा था कि मेरा डिजाइन बेकार है और गिर जाएगा। क्या हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए? सेरेना ने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। साइट पर कैमरे नहीं है, कोई सबूत नहीं है। पुलिस रिपोर्ट से बस एक केस नंबर मिलेगा, कोई पकड़ा नहीं जाएगा और हमारा कीमती वक्त बर्बाद होगा। विक्टर ने यही सोचकर किया था, इसीलिए वो इतनी हिम्मत दिखा रहा है। कोई रिपोर्ट नहीं। मैं झुककर कटी हुई शीट को देखता हूं। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो मुझे रोकना चाहता है, मैं रुकूंगा नहीं। उसे लगता है प्लास्टिक काटकर वो मुझे हरा देगा, उसे अंदाजा ही नहीं है। मैंने वहीं टीम के साथ मीटिंग की और काम का तरीका बदल दिया। मुख्य शेड का ढांचा पहले खड़ा करो, जबकि दूसरी टीम नई लेयर बिछाएगी। ड्रेनेज चैनल भी साथ साथ साफ करो। 2 टीमें एक साथ काम करेंगी। मजदूरों ने शिफ्ट में आराम किया। मशीनें कभी नहीं रुकीं, सबने पूरी जान लगा दी। एक दिन और एक रात में ही सारा नुकसान ठीक कर दिया गया और हम उम्मीद से भी आगे निकल गए। जब सूरज निकला तो आखिरी शीट भी लग चुकी थी। मैंने साइट की तरफ देखा, सब साफ और बेहतरीन था। मुझे जरा भी गुस्सा नहीं था। विक्टर, यह तो बस शुरुआत है। तुम जितना मुझे दबाओगे मेरा फार्म उतना ही बेहतर दिखेगा। मैंने सेरेना से साइट के चारों कोनों पर हाई डेफिनेशन नाइट विजन कैमरे लगवाए। पेरीमीटर वॉल का एक हिस्सा भी बिना कवर किए नहीं छोड़ा। 24 घंटे की फुटेज क्लाउड पर सेव हो रही है। अगर कोई रिकॉर्डर तोड़ भी दे तो फुटेज मिट नहीं सकती। मुझे पता था विक्टर अभी नहीं मानेगा। 3 दिन के अंदर पूरे गांव में अफवाह फैल गई। सुना है मार्कस का फार्म किसी पुरानी कब्रगाह पर बना है, वहां की ऊर्जा बुरी है, सुअर बीमार हो जाएंगे, इसका मांस खाने से बीमारी फैलेगी। और सुनो, इसके पिगलेट्स पहले से ही संक्रमित हैं, बाहर से लाए गए हैं। सुना है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। अगर ये फैल गया तो पूरे गांव के सुअर खत्म हो जाएंगे। सुना है इसके फार्म में सुरक्षा के कोई नियम नहीं है, जब बीमारी फैलेगी तो पूरा गांव भुगतेगा। अफवाहें बेकाबू हो गईं। कुछ गांव वालों ने मेयर रॉय के दफ्तर पर धावा बोल दिया और मांग की कि वो मेरा काम बंद करवाएं। वो डरे हुए थे कि उनके सुअर बीमार न हो जाएं। रॉय के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने मुझे जवाब देने के लिए बुलाया। जब मैं पहुंचा तो विक्टर वहां बैठकर आग में घी डाल रहा था। मेयर रॉय, मैं परेशानी नहीं चाहता, लेकिन स्वाइन फीवर मजाक नहीं है। अगर ये यहाँ आ गया तो हर किसान बर्बाद हो जाएगा। मार्कस दूसरों की परवाह किए बिना बस मुनाफा कमा रहा है। यह कैसे स्वीकार्य है? कुछ लोगों ने चिल्लाया, काम बंद करो। मैं विक्टर के घमंडी चेहरे को देख रहा था। मैंने ठंडी हंसी हंसी और दस्तावेजों का एक ढेर मेज पर पटक दिया। विक्टर, तुम कह रहे हो मेरे फार्म में समस्या है, सुरक्षा के उल्लंघन? तो ये देखो, काउंटी पशुपालन विभाग की सरकारी मुहर, फार्म कंस्ट्रक्शन और बायोसेफ्टी इंस्पेक्शन पास, पशु रोग निवारण प्रमाण पत्र। हर एक चीज राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है। सच तो यह है कि यह इस इलाके के ज्यादातर फार्मों से बेहतर है। मेरे फार्म में बफर जोन, कीटाणुनाशक पूल और बायोसेफ डिस्पोजल फैसिलिटी सब है। हर प्रक्रिया काउंटी द्वारा जांची और मंजूर की गई है। सब कुछ वैध है। मैंने एक और फाइल निकाली और विक्टर के सामने फेंक दी। अब तुम्हारे फार्म की बात करते हैं विक्टर। पिछले साल तुम पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन में पकड़े गए थे। बायोगैस डाइजेस्टर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। गंदा पानी सीधे नदी में जा रहा है और तुम्हारी सुरक्षा की प्रक्रिया एक तबाही है। क्या तुम अपने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड दिखा सकते हो? पिछले महीने तुमने नकली वैक्सीन इस्तेमाल की जिससे 3 सुअर मर गए। तुम्हें क्या लगता है गांव को नहीं पता? और तुम अफवाह फैला रहे हो कि मेरे सुअरों को अफ्रीकन फीवर है। पशु रोग निवारण कानून के तहत अफवाह फैलाना कानूनी अपराध है। मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है और उस रात का वीडियो भी है जब तुम मेरी साइट तबाह करने आए थे। देखना चाहते हो? क्या तुम देखना चाहते हो? ये सुनते ही विक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो झटके से खड़ा हुआ। आंखों में डर था, उसे उम्मीद नहीं थी। मेरे पास न सिर्फ हर कागजात है, बल्कि उसकी साजिश के सबूत भी कैमरे में कैद हैं। पूरी भीड़ शांत हो गई। अब लोग विक्टर को शक की निगाह से देख रहे थे। मेयर रॉय उन मुहर लगे दस्तावेजों को घूर रहे थे। फिर विक्टर के कांपते चेहरे को देखा। उन्होंने गहरी सांस ली। विक्टर, तुम हद पार कर चुके हो। मार्कस का फार्म पूरी तरह वैध है। अगर एक और अफवाह फैली तो गांव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विक्टर ने कुछ कहना चाहा, कुछ समझ नहीं आया। वो बिना पीछे मुड़े गांव के दफ्तर से चुपचाप खिसक गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ये तो बस पहली जिल्लत थी। अभी तो और बहुत कुछ आना बाकी है। मेरा फार्म उम्मीद से जल्दी तैयार हो गया। मार्च के अंत तक दोनों बड़े शेड पूरी तरह बनकर तैयार थे। जिला पशुपालन विभाग के अफसरों ने आकर मुआयना किया। उन्होंने मौके पर ही मेरे फार्म को टाउनशिप का सर्टिफाइड इको फार्म घोषित कर दिया और पूरे जिले में इस मॉडल को लागू करने का ऐलान कर दिया। सेरेना ने मुझे जिले के एक ब्रीडिंग फार्म से जुड़वाया। उनके पास शुद्ध नस्ल की लार्ज व्हाइटसो और ड्यूरोक सुअर हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड है, जो बीमार नहीं पड़ते और तेजी से बढ़ते हैं। फिलहाल देश का सबसे बेहतरीन स्टॉक। सबसे अच्छी बात, वो फार्म सरकार की ग्रामीण उद्यमी योजना का हिस्सा है। हकदार किसान उधार पर सुअर के बच्चे ले सकते हैं और फसल बिकने के बाद मूलधन चुका सकते हैं बिना किसी ब्याज के।
जिस दिन हमने समझौता किया, सेरेना मेरे साथ थी। मैनेजर ने मेरा प्लान और बायो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देखा और तुरंत मंजूरी दे दी। उधार पर 10 शुद्ध नस्ल की मादा सुअर, 2 नर ब्रीडर और 50 छोटे बच्चे। कुल कीमत $2 लाख के करीब थी। भुगतान साल के अंत में सुअरों के बाजार में बिकने पर करना था। जिस दिन हम सुअरों को गांव लाए, पूरा गांव उथल पुथल हो गया। ट्रक एक एक करके मेरे फार्म के गेट से अंदर आए। गांव वाले गेट पर जमा हो गए। उनकी नजरें उन जानवरों पर टिकी थीं। वो अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहे थे। हे भगवान, ये सुअर कितने शानदार हैं। विक्टर के सुअरों से कहीं बेहतर। मैंने सुना है ये बिल्कुल शुद्ध नस्ल के हैं। एक मादा सुअर 10,000 से ज्यादा की है। मार्कस ने कमाल कर दिया। हर शब्द विक्टर के कानों तक पहुंच रहा था। वो भीड़ के पीछे खड़ा मेरे फार्म के ब्रीडिंग स्टॉक को घूर रहा था। उसकी आंखों में जलन और खौफ साफ दिख रहा था। उसका चेहरा लोहे की कड़ाही जैसा काला पड़ गया था। वो सबसे बेहतर जानता था कि इन सुअरों का क्या मतलब है। एक बार जब मेरा फार्म चल पड़ा, बेहतरीन जेनेटिक्स, साबित स्किल, सरकारी बैकिंग और जिला मॉडल का खिताब, तो उसे पीछे छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो घबरा गया था। उसी रात उसने किसी को ब्रीडिंग फार्म भेजा ताकि वो भी उधार पर स्टॉक ले सके। उन्होंने उसे साफ मना कर दिया। कारण सीधा सा था, उसका फार्म पर्यावरण के मानकों पर खरा नहीं उतरता। बायोसिक्योरिटी रिकॉर्ड अधूरे थे और उस पर पहले ही एक प्रशासनिक जुर्माना लगा था। वो हकदार ही नहीं था। विक्टर आग बबूला हो गया। वो पूरे गांव में घूम घूम कर कह रहा था कि मैंने किसी महिला का इस्तेमाल करके सिस्टम को धोखा दिया है। उसके हर शब्द में मेरे और सेरेना के लिए जहर घुला था। मैंने सब सुना और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसका मुंह है, जो चाहे कह सकता है। मेरी सारी ऊर्जा इन सुअरों में लग रही थी। हर सुबह 5 बजे मैं उठकर शेड में होता, तापमान और नमी जांचता, हर सुअर का खाना नोट करता, उनकी हालत देखता और फर्मेंटेड फीड का फॉर्मूला बदलता। दोपहर में मैं शेड्स को कीटाणु रहित करता, मादा सुअरों को चेक करता और बच्चों को टीका लगाता। रात को मैं मॉनिटर रूम में बैठकर फुटेज देखता, इस डर से कि कहीं कुछ चूक न जाए। सेरेना लगभग रोज फार्म आती, सेहत की जांच करती, बीमारी से बचने की योजना बनाती और प्रांतीय कृषि अकादमी से नए प्रोबायोटिक कल्चर लाती, जिससे फीड का नतीजा और बेहतर हो गया। हमारी देखरेख में ये बैच तेजी से बढ़ा। 1 महीने के अंदर ही 50 छोटे सुअर 20 पाउंड से 50 पाउंड से ज्यादा के हो गए। हर एक की खाल चमक रही थी, ऊर्जा से भरे हुए। एक भी बीमार नहीं पड़ा। 100% जीवित रहने की दर। कुछ ही महीनों में सारी मादाएं सफल रही और गर्भवती हो गईं। फार्म में राई घास और अल्फाल्फा घनी हो गई, जिन्हें सुअरों के कचरे से खाद मिली थी। घास बहुत ऊंची और घनी हो गई। हम उसे काटते, पीसते और खाने में मिला देते। इससे फीड का खर्च काफी कम हो गया और मांस की क्वालिटी सुधर गई। लीन रेशियो बढ़ गया। मांस में एक कुदरती साफ खुशबू आने लगी। मेरे फार्म का इकोसिस्टम एकदम सही चल रहा था। उधर गांव के दूसरी तरफ विक्टर का फार्म बिखरने लगा था। वसंत आते ही तापमान बढ़ा और बीमारी का मौसम शुरू हो गया। मेरे जाने के बाद उसने बायोसिक्योरिटी पर ध्यान देना छोड़ दिया। सफाई कभी करता कभी नहीं। पैसे बचाने के लिए उसने नकली टीकों का इस्तेमाल किया। अब फार्म के सुअरों को खांसी और बुखार होने लगा था। कई मोटे सुअर बिना किसी वजह के मर गए। उसने डॉक्टर बुलाया, जिसने बताया कि ये संक्रमण प्रजनन और श्वसन संबंधी सिंड्रोम से हुआ है। दवाओं का कोई असर नहीं हुआ और सुअर मरने लगे। बेबस होकर उसकी हिम्मत देखिए, वो मदद मांगने मेरे फार्म आया। उस दिन मैं फीड मिक्स कर रहा था जब वो एक बनावटी मुस्कान के साथ आया। हाथ में सिगरेट का पैकेट था। मार्कस, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम बड़े दिल वाले हो। दिल में मत रखो। डायना ने चिकन सूप बनाया है, आज रात खाने पर आओ और साथ ही मेरे फार्म पर भी एक नजर डाल लो। सुअर मरते जा रहे हैं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने उसके चेहरे को देखा। वो खोखला, बेशम नाटक, और मुझे नफरत के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। जब वो मेरा मुनाफा चुरा रहा था, ये कहकर कि मेरा काम तो कुत्ता भी कर सकता है। क्या उसने इस पल के बारे में सोचा था जब वो आधी रात को मेरा मेम्ब्रेन काट रहा था और मेरे सुअरों के बारे में झूठ फैला रहा था? क्या तब उसने सोचा था, माफ करना विक्टर, मेरे पास वक्त नहीं है? मैंने ऊपर देखा तक नहीं। मैं काम करता रहा। मेरे पास पूरा फार्म है। मैं यहां से नहीं जा सकता। वैसे भी मैं तो बस सुअरों का रखवाला हूं। मुझे क्या पता कि ये सब क्या है? किसी काबिल इंसान को ढूंढ लो। विक्टर का चेहरा सख्त हो गया। वो वहीं जम गया, चुप। फिर दांत पीसते हुए धीरे से बोला, मार्कस, अपनी किस्मत को इतना भी मत आजमाओ। तुम सुअरों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। तो क्या? मैं नहीं मानता कि मेरा फार्म तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। उसने जमीन पर सिगरेट पटकी और गुस्से में निकल गया। मैंने उसे जाते देखा, बेबस और जलील। एक ठंडी हंसी मेरे होठों से निकली। मेरे बिना तुम्हारा फार्म वाकई नहीं चल सकता। तुम सोचते हो कुछ सुअर मरना ही सबसे बुरा है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। असली तबाही तो अभी बाकी है। विक्टर खाली हाथ लौट गया और बायोसिक्योरिटी ठीक करने के बजाय उसने सारा दोष मुझ पर डाल दिया। उसे लगता था कि अगर मैं वापस न आता और फार्म न बनाता तो उसकी इज्जत न जाती, गांव में तमाशा न बनता, उसका फार्म न बर्बाद होता। उसने अपनी सारी नाकामी को मेरी गलती बना दिया और अब जो उसने किया वो सारी हदें पार कर गया। सीधे आपराधिक हरकत। अप्रैल के मध्य तक मेरे फार्म के सुअर 100 पाउंड से ऊपर हो गए थे। बस 4 महीने और फिर उन्हें बाजार जाना था।
मेरा प्रोबायोटिक फीड बेहतर से बेहतर नतीजे दे रहा था। वजन में दैनिक बढ़ोतरी 1.8 पाउंड हो गई थी, जो स्टैंडर्ड फीड से कहीं तेज थी, और सूअर बीमार ही नहीं होते थे। हमने दवाइयों का इस्तेमाल न के बराबर किया। स्लॉटर हाउस का मालिक खुद ऑपरेशन देखने आया। उसने मौके पर ही खरीद का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जब सूअर तैयार हो जाएंगे वो पूरा बैच बाजार भाव से 50 सेंट ज्यादा में खरीदेगा। डिलीवरी पर नकद भुगतान, एक भी पैसा कम नहीं। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ, सेरेना और मैंने फार्म पर जश्न मनाया। हमने कुछ पकवान बनाए। मेरे माता पिता भी आ गए। पूरा परिवार इतना हंसा कि गाल दुखने लगे। पिताजी ने गिलास उठाया, आंखें भर आईं। मार्कस, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप कभी कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। आज तुम्हें इस मुकाम पर देखकर पिताजी बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। पिताजी, अब चीजें और बेहतर होंगी। हमने गिलास टकराए। मेरा सीना गर्व से भर गया था। इन 4 महीनों में मैंने कितना संघर्ष किया, कितनी रातें मैं नहीं सोया। केवल मुझे पता था कि ये कितना भारी है, लेकिन विक्टर जो करने वाला था उसके लिए मैं तैयार नहीं था। वो सीधे मेरे सुअरों को निशाना बनाने वाला था। उस रात मम्मी पापा और सेरेना के साथ खाने के बाद लगभग 10 बज रहे थे। मैंने मम्मी पापा को घर तक छोड़ा और वापस फार्म की तरफ बढ़ गया। हर रात की तरह मैंने पूरा चक्कर लगाया, दरवाजे, खिड़कियां और फीड रूम चेक किया। सब सही लग रहा था। मैं आराम करने के लिए शेड की तरफ गया। रात के 2 बजे के ठीक बाद मेरे फोन पर अलार्म बजा। कोई फीड रूम में घुस गया था। मैं एक पल में बिस्तर से बाहर था। मैंने लाइव फीड ऑन की। 2 नकाबपोश और हैट पहने लोग फीड रूम का ताला तोड़कर अंदर रेंग रहे थे। उनमें से एक लंगड़ाकर चल रहा था। वो विक्टर था। दूसरा उसका जीजा ब्रैंडन था। विक्टर ने अपनी जैकेट से एक सफेद प्लास्टिक की बोतल निकाली। उसने ढक्कन खोला और सारा सफेद पाउडर कोने में रखे फर्मेंटेड फीड के ढेर में डाल दिया। फिर उसने उसे फावड़े से मिला दिया। काम खत्म होते ही दोनों परछाई की तरह गायब हो गए। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मैं जानता था कि वो पाउडर क्या था। सोडियम सल्फेट। कम मात्रा में ये सुअरों के लिए जुलाब का काम करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये गंभीर दस्त, निर्जलीकरण, अंगों की विफलता और मौत का कारण बनता है। उसने पूरी बोतल डाल दी थी। अगर मैंने ये आज रात न देखा होता, अगर कल मैं ये सुअरों को खिला देता, तो उनमें से एक भी जिंदा न बचता। ये सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं है, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश है। मैंने अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल किया। साथ ही मैंने पूरी सुरक्षा फुटेज का बैकअप ले लिया। क्लाउड स्टोरेज और 2 यूएसबी ड्राइव। तेरा बैकअप। 20 मिनट के अंदर पुलिस अफसर पहुंच गए। मैं उन्हें सीधा फीड रूम ले गया और जहरीला फीड, टूटा हुआ ताला दिखाया और पूरी सीसीटीवी फुटेज चलाकर दिखाई। जब अफसरों ने फुटेज देख ली तो उनके चेहरे सख्त हो गए। ये अब मामूली झगड़ा नहीं था, ये एक बिजनेस को जानबूझकर बर्बाद करने की साजिश थी। उन्होंने तुरंत फीड के सैंपल लिए और लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर सील किया और बयान दर्ज किए। जब तक ये सब खत्म हुआ, सूरज निकल आया था। सेरेना भी वहां पहुंची। उसने उस जहरीले फीड को देखा। उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। वो पागल हो गया है। ऐसा करने के लिए उसे जेल जाना होगा। मैंने जहरीले फीड की ओर देखा। मेरी आंखें शांत और ठंडी थीं। मैं हमेशा से जानता था कि विक्टर रुकेगा नहीं, इसीलिए मैंने पूरे फार्म में कैमरे लगाए थे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना पागल या मूर्ख होगा कि आपराधिक हद पार कर जाएगा। अब उसने ये रास्ता चुना है तो मैं भी उसे अंत तक देख लूंगा। सुबह के 10 बजे विक्टर घर पर मेरे फार्म के बर्बाद होने की खबर का इंतजार कर रहा था। बजाय इसके अफसर उसके घर पहुंचे और उसे और ब्रैंडन को एक साथ पकड़ ले गए। ये खबर मिनटों में पूरे गांव में फैल गई। सब सदमे में थे। किसी ने नहीं सोचा था कि विक्टर वाकई किसी का चारा जहरीला कर देगा। अविश्वसनीय। विक्टर ने सुअरों को जहर दिया। वो मार्कस को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहा था। हमेशा से पता था कि वो सड़ा हुआ है। मार्कस की 2 साल की मेहनत चुराई और अब ये सब। बिल्कुल पागलपन। अब ये एक गंभीर जुर्म है। उसे जेल होना तय है। उसे यही मिलना चाहिए था। विक्टर की पत्नी डायना बदहवास थी। मेरे घर की तरफ दौड़ती आई, रोते हुए पैरों पर गिरकर मुझसे माफीनामा लिखने की भीख मांगने लगी। मार्कस, मैं तुम्हारे पैरों में हूं। विक्टर का दिमाग पल भर के लिए खराब हो गया था। तुम भले इंसान हो, प्लीज इस बार इसे जाने दो। अगर वो जेल गया तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। डायना फर्श पर विलाप करने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माँ उसे देख रही थी और उसका मन पसीज गया। मार्क्स, इसे जाने भी दो। तुम सब एक ही गांव के हो। हर दिन एक दूसरे का सामना करना है। मैंने डायना को उठाया। मेरा मन बिल्कुल नहीं बदला। डायना, जब विक्टर मेरे चारे में जहर मिला रहा था, क्या तब उसने सोचा था कि उसे मेरा सामना करना है? जब वह मेरे सुअरों को मारने और मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, क्या उसने तरस खाने के बारे में सोचा था? कानून को तोड़कर तुम वापस नहीं लौट सकते। उसने कानून तोड़ा है तो उसे सजा भी भुगतनी होगी। मैं कोई माफीनामा नहीं लिखने वाला। अदालत जो भी फैसला करेगी वही होगा। डायना समझ गई कि उसकी एक नहीं चलने वाली। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह उठी और चिल्लाने लगी। मार्क्स, अपनी किस्मत से मत खेलो। उसने बस तुम्हारे चारे में कुछ मिलाया था। तुम्हारे सुअर मरे भी नहीं। क्या तुम सच में इस बात के लिए उसे जेल भेजोगे? यह अभी खत्म नहीं हुआ है।
वह चिल्लाती हुई बाहर चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई। खेल खत्म नहीं हुआ है, उसका समय खत्म हो गया है। चारा सुअरों ने नहीं खाया था, इसलिए कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। विक्टर का यह पहला अपराध था, इसलिए उसे 15 दिन की प्रशासनिक हिरासत और 5,000 का जुर्माना मिला। जिस दिन विक्टर हिरासत केंद्र से बाहर आया, वह एक टूटा हुआ इंसान था। वह किसी की आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहा था। जहां भी वह जाता, लोग उसे घूरते और फुसफुसाते। उसने मेरे खेत की तरफ देखा। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि वे छलक पड़ेंगी, लेकिन वह चुप रहा। उसने दोबारा मेरे खेत के पास आने की हिम्मत नहीं की। समस्या यह थी कि उसका अपना खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उन 15 दिनों की हिरासत के दौरान खेत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सफाई पूरी तरह बंद हो गई। मरे हुए सूअरों को बिना किसी सुरक्षा के बाड़े के पीछे खाई में फेंक दिया गया। मई के अंत तक तापमान 32 डिग्री के पार चला गया। खेत के हालात तेजी से बिगड़ने लगे। बीमारी फैल गई, सबसे पहले नर्सरी के छोटे सूअरों में। बुखार, दस्त और उल्टी की महामारी फैल गई। कोई भी इलाज काम नहीं आया। एक ही दिन में 20 से ज्यादा मर गए। फिर मोटे होने वाले सूअरों में भी लक्षण दिखने लगे। खाना छोड़ दिया, चमड़ी नीली पड़ गई, सांस लेने में तकलीफ, एक के बाद एक मरने लगे। डॉक्टर ने एक नजर देखी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुरंत बाड़ा खाली करो, यह बहुत संक्रामक बीमारी है। देर की तो इस खेत का एक एक सूअर मर जाएगा। विक्टर बुरी तरह घबरा गया। यह खेत उसकी पूरी कमाई थी। अगर एक एक सूअर मर गया तो वह सब कुछ खो देगा। वह पागलों की तरह डॉक्टरों के पीछे भागा। सबसे महंगी दवाइयां खिलाईं, पर कुछ काम नहीं आया। आंगन में मरे हुए सूअरों के ढेर लग गए। सड़न की बदबू मीलों दूर तक फैल गई। पूरा गांव महक रहा था। जब मुझे पता चला तो मैं और सेरेना मादा सूअरों का अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। सेरेना ने चिंता में कहा, यह तो बहुत संक्रामक बीमारी है। यह अफ्रीकी स्वाइन फीवर हो सकता है। हमें तुरंत पशुपालन विभाग को रिपोर्ट करनी होगी। अगर यह फैल गया तो इस इलाके का हर किसान बर्बाद हो जाएगा। हमने तुरंत काउंटी पशुपालन विभाग को फोन किया। 1 घंटे के अंदर सुरक्षात्मक कपड़े पहने अधिकारी विक्टर के खेत में नमूने लेने पहुंच गए। उसी दोपहर नतीजे आ गए। अफ्रीकी स्वाइन फीवर पॉजिटिव। यह क्लास 1 की पशु बीमारी है। पुष्टि होते ही कानून के मुताबिक सभी जानवरों को मारना, उन्हें सुरक्षित तरीके से दफनाना, पूरे खेत को कीटाणु रहित करना और 3 महीने तक कोई नया सूअर न लाने का आदेश मिला। जब अधिकारियों ने विक्टर को मारने का आदेश थमाया तो वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा फक पड़ गया। 200 से ज्यादा बड़े सूअर, दर्जनों मादा सूअर, सबके सब मारे गए और दफना दिए गए। उसका खेत खत्म हो चुका था। उस दिन पूरा गांव विक्टर के दहाड़ने और डायना के चिल्लाने की आवाजें सुन सकता था। सुरक्षा सूट पहने अधिकारियों ने हर सूअर को मार डाला। हर जानवर को एक तय जगह ले जाकर गहरा दफना दिया गया। विक्टर खाली खेत को देखता रहा। रात भर में उसके आधे बाल सफेद हो गए। उसने न सिर्फ पिछले 2 सालों की कमाई खोई, बल्कि उसे चारे वाले के 5 लाख और बैंक के 2 लाख और चुकाने थे। न खेत बचा, न सूअर। उसकी कमाई का एकमात्र जरिया खत्म हो गया। गांव वाले उसकी बर्बादी देख रहे थे, पर किसी को उस पर तरस नहीं आया। वह इसी लायक था। उसने खुद यह मुसीबत बुलाई थी। उसने मार्क्स के 2 साल के पैसे चुराए, फिर उसके चारे में जहर मिलाया। यह तो कर्म का फल है। अगर उसने बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखा होता तो क्या बीमारी आती। मार्क्स का खेत ठीक बगल में है, वहां एक भी समस्या नहीं है। यही तो फर्क है। पहले तो वह ऐसे पैसे उड़ाता था जैसे पूरे गांव का मालिक वही हो। अब देखो, कंगाल और कर्ज में डूबा हुआ। अब देखते हैं उसका अकड़न कहां जाती है। हर बात विक्टर के दिल पर छुरी की तरह चुभ रही थी और वह इसके लिए मुझे जिम्मेदार मानता था। उसे लगता था कि अगर मैं नहीं होता तो वह इस हाल में नहीं पहुंचता। अगर मैंने अफ्रीकी स्वाइन फीवर की रिपोर्ट न की होती तो उसके सूअर नहीं मारे जाते। उस दोपहर वह हाथ में रसोई की छुरी लेकर मेरे खेत के गेट पर आ खड़ा हुआ। आंखें लाल थीं, वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मार्क्स बाहर निकल, तूने यह किया है, तूने ही रिपोर्ट की थी, आज मैं तुझे मार डालूंगा। गेट पर खड़े लोग डर के मारे भाग गए। मैंने शोर सुना और खेत से बाहर आ गया। मैंने विक्टर को देखा, वह पूरी तरह टूट चुका था, पर मुझे कोई डर नहीं लगा। मेरी नजरें बिल्कुल शांत थीं। विक्टर, तुम्हारे खेत में स्वाइन फीवर इसलिए आया क्योंकि तुमने बायोसिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारी सफाई व्यवस्था नाकाफी थी। तुमने मरे हुए सूअरों को सही से डिस्पोज नहीं किया। इसका मुझसे क्या लेना देना है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर क्लास 1 की बीमारी है। जिसे भी इसका पता चले, कानूनी तौर पर रिपोर्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर मैं चुप रहता और यह पूरे गांव में फैल जाता, हर किसान अपने सूअर खो देता, तो क्या तुम उस जिम्मेदारी का बोझ उठा पाते? तुम आज हाथ में छुरी लेकर मेरे खेत पर मेरी जान लेने आए हो। यह पहले से ही एक अपराध है। अगर तुमने यह जारी रखा तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें फिर जेल भिजवा दूंगा। मेरी बात सुनते ही विक्टर जैसे ठंडा पड़ गया। वह मेरी तरफ देखता रहा और फिर गांव वालों की नफरत भरी नजरों को। उसके हाथ से छुरी खनखनाते हुए नीचे गिरी और वह जमीन पर गिरकर ऐसे सिसक सिसक कर रोने लगा जैसे कोई बेसहारा कुत्ता हो। सब खत्म हो गया, खेत चला गया, पैसे गए, कर्ज में डूब गया, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे टूटते देख मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, जरा सी भी सहानुभूति नहीं। हर बदहाल इंसान की बर्बादी के पीछे एक वजह होती है
और विक्टर की बर्बादी का कारण वही खुद है। जब उसने मेरी 2 साल की कमाई चुराई थी, क्या उसने सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब वह रात में चोरी छुपे मेरे खेत को नुकसान पहुंचा रहा था, झूठ फैला रहा था, मेरा चारा जहरीला कर रहा था? क्या उसने सोचा था कि यह दिन आएगा जब उसने थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में बायोसिक्योरिटी से समझौता किया और पूरे सुअर फार्म की जान जोखिम में डाली? क्या उसने सोचा था कि यह दिन आएगा? उसने यह रास्ता खुद चुना है, तो अब उसे इसका कड़वा फल अकेले ही चखना होगा। मैंने उसे पलटकर भी नहीं देखा। मैं मुड़ा और अपने खेत की तरफ चल दिया। उसका दौर खत्म हो चुका था, मेरा दौर अभी शुरू हुआ है। विक्टर के फार्म के खत्म होने के बाद मेरा इको फार्म पूरे टाउनशिप में एकमात्र प्रमाणित इको मॉडल फार्म बन गया। जून के अंत तक मेरे मोटे होने वाले सुअर 200 पाउंड के हो गए और बाजार में बिकने के लिए तैयार थे। हर एक सुअर को मेरे अपने प्रोबायोटिक फर्मेंटेड चारे पर पाला गया है, बिना किसी एंटीबायोटिक के। मांस एकदम सख्त और सघन है, बेहतरीन क्वालिटी का। साधारण सुअर के मांस की तुलना में यह बिल्कुल अलग दर्जे का है। सेरेना ने जांच के लिए मांस के नमूने प्रांतीय कृषि विज्ञान अकादमी में भेजे। जिस दिन नतीजे आए, हम दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। हर पैरामीटर राष्ट्रीय ग्रीन फूड मानक से कहीं बेहतर था। लीन मीट का अनुपात 65% था। असंतृप्त फैटी एसिड की मात्रा साधारण मांस से 30% ज्यादा थी। यह पूरी तरह से प्रीमियम इकोपोरक के मानकों पर खरा उतरा। रिपोर्ट हाथ में लिए मैंने सीधे शहर की सबसे बड़ी प्रीमियम ताजा भोजन श्रृंखला फ्रेश एलीट से संपर्क किया। वे उच्च स्तरीय ऑर्गेनिक उत्पादों में विशेषज्ञ हैं। प्रांत भर में दर्जनों स्टोर हैं और मांस की क्वालिटी के लिए उनके मानक बहुत सख्त हैं। उनका प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर अपनी टीम के साथ मेरे खेत का निरीक्षण करने आया। उन्होंने हर चीज बारीकी से देखी। बाड़े की स्थिति, चारे का फॉर्मूला, बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल, कचरा प्रबंधन, पूरा इंटीग्रेटेड इको फार्मिंग चक्र। उन्होंने पूरा एक दिन हर बारीकी को समझने में बिताया। फिर उन्होंने मौके पर ही एक सुअर को काटकर मांस की जांच की। वहां उन्होंने अपना फैसला सुनाया। मिस्टर चेन, आपके इकोपोरक की क्वालिटी मैंने आज तक की सबसे बेहतरीन देखी है। हम जो आयातित मांस बेचते हैं यह उससे भी बेहतर है। हम इस बैच के सभी 150 सुअर ले रहे हैं। 18 युआन प्रति पाउंड, बाजार भाव से 3 युआन ऊपर, पूरा पैसा एडवांस, एक पैसा भी नहीं रुकेगा। 18 युआन प्रति पाउंड, मेरा दिल धक से रह गया। मेरे दिमाग में हिसाब किताब चलने लगा। 150 सुअर, औसत वजन 220 पाउंड, 18 युआन प्रति पाउंड, हर सुअर से लगभग 4000 युआन की कमाई हुई। 150 सुअरों की कुल कमाई 6 लाख युआन हुई। चारे, सूरों और मजदूरी का खर्च काटकर शुद्ध मुनाफा 3 लाख से ज्यादा था। इस एक बैच ने मेरा सारा निवेश वसूल कर दिया और 1 लाख से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा हुआ। कोई बात नहीं, यह कीमत मंजूर है। आइए अनुबंध पर दस्तखत करते हैं। मैंने अपनी उत्तेजना पर काबू रखा। मौके पर ही मैंने प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर के साथ खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अगली सुबह फ्रेश एलीट के रेफ्रिजरेटेड ट्रक एक के बाद एक मेरे फार्म में आने लगे। वर्दी पहने कर्मचारी सुअरों को ट्रक में चढ़ाने लगे। एक एक करके तंदुरुस्त सुअर ट्रकों के अंदर चले गए। उसी वक्त मेरे खाते में 6 लाख युआन जमा हो गए। मैं अपने फोन के बैंकिंग ऐप पर अंकों की लंबी कतार को घूरता रहा। माँ और पिताजी मेरे पास खड़े थे। उनके हाथ खुशी से कांप रहे थे। माँ की आंखें लाल थीं, वह बार बार आंसू पोंछ रही थीं। 2 साल का संघर्ष, 4 महीने की कड़ी मेहनत, सब कुछ वसूल हो गया। रेफ्रिजरेटेड ट्रक एक एक करके फार्म से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे गांव से गुजरे, पूरा गांव गूंज उठा। गांव वाले सड़क के किनारे जमा हो गए। ट्रक पर लगे लोगों को आंखें फाड़कर देख रहे थे। अरे भाई, 18 युआन प्रति पाउंड, बाजार भाव से 3 ऊपर। सिर्फ इस बैच से 6 लाख युआन कमा लिए। मार्क्स तो वाकई मालामाल हो गया। उसके सुअर सीधे शहर के प्रीमियम सुपरमार्केट में जा रहे हैं। यह तो अमीर लोगों का खाना है। विक्टर तो कसाई खाने वालों के सामने हाथ जोड़ता था कि सस्ते में ही उसके सुअर ले लें। इसकी तुलना में यह तो जमीन आसमान का अंतर है। किसने सोचा था कि वह बेकार दलदली जमीन, जिसे कोई नहीं चाहता था, वह सोने की खान बन जाएगी। मार्क्स में वाकई कुछ तो खास है। विक्टर भी भीड़ में खड़ा था। रेफ्रिजरेटेड ट्रकों को एक एक करके गुजरते देख रहा था और मुझे डायरेक्टर से हाथ मिलाते हुए हंसते देख रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह राख सा पीला पड़ गया। उसने कभी मुझ पर हंसकर मजाक उड़ाया था कि मैं दलदल में पैसे फेंक रहा हूं। उसने मुझे एक कंगाल कहकर नीचा दिखाया था। लेकिन सिर्फ 6 महीने में मैंने वह ऊंचाइयां छू ली जो वह पूरी जिंदगी में नहीं पा सकता था, और उसे पीछे छोड़ दिया। जिस ऑडी पर उसे इतना गर्व था, वह इन ट्रकों के काफिले के सामने कितनी छोटी लग रही थी। उसी वक्त प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर मुस्कुराया और बोला, मिस्टर चेन, इस बैच के अलावा हम आपके साथ लंबी अवधि का एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट करना चाहते हैं। अगले 2 साल तक आपका खेत जो भी सुअर पैदा करेगा वह सीधा फ्रेश एलीट में जाएगा। हमारी फ्लोर प्राइस बाजार भाव से 3 युआन ऊपर ही रहेगी। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो हम भी बढ़ाएंगे, अगर गिरती हैं तो हमारी कीमत फिक्स रहेगी। और इसके अलावा हम आपके साथ मिलकर इको प्योर ब्रांड को पूरे प्रांत के स्टोर्स में लॉन्च करना चाहते हैं, 50-50 के मुनाफे पर। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, भीड़ में सनसनी मच गई। एक्सक्लूसिव डील, 2 साल का फिक्स दाम, को ब्रांडेड प्रोडक्ट।
इसका मतलब है कि मुझे अब कभी अपना माल बेचने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्रीमियम कीमतें और बिना हाथ हिलाए बेशुमार पैसा। ये सुनकर विक्टर का पूरा शरीर डगमगाने लगा। उसने मुंह भरकर खून की उल्टी की और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के ग्रामीण उसे संभालने के लिए दौड़े, लेकिन भीड़ के बीच उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं, जिनमें सिवाय निराशा और पछतावे के कुछ नहीं था। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने उसे देखा और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं। मैं उसे नीचा नहीं दिखा रहा था। मेरी राह बस चौड़ी होती जा रही थी, जबकि वह खुद ही बहुत पहले एक बंद गली में आ चुका था। उस शाम मैंने शहर के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में एक जीत की दावत दी। मैं सेरेना, कंस्ट्रक्शन टीम और अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहता था, जिन्होंने मुझ पर कभी भरोसा नहीं छोड़ा। मेज पर सेरेना ने अपना गिलास उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। मार्क्स, बधाई हो, तुमने कर दिखाया। मैंने उसे देखा, मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया। उसके बिना मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी जीत थी। मैंने उसके साथ गिलास टकराया और एक ही बार में पूरा पी गया। जब दावत खत्म होने को आई तो मैं सेरेना की ओर मुड़ा। सेरेना, मैं एक फार्मिंग कोऑपरेटिव शुरू करना चाहता हूं। जो भी ग्रामीण सुअर पालना चाहते हैं उन्हें जोड़ना चाहता हूं। मैं तकनीक और सुअर के बच्चे उपलब्ध कराऊंगा। बिक्री का सारा जिम्मा मेरा होगा। सबकी कमाई होगी। क्या तुम मेरे साथ ये करोगी? सेरेना की आंखें चमक उठीं। उसने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल, यही तो सबसे जरूरी है। मैं मुस्कुरा दिया। विक्टर को लगता था कि सुअर पालन का मतलब है मार्जिन निचोड़ना, मजदूरों को ठगना और शॉर्टकट्स लेना, लेकिन वह कभी नहीं समझ पाया। असली खेती हुनर, दूरदृष्टि और सबको साथ लेकर ऊपर उठने से होती है। मेरी राह यहां खत्म नहीं होती। कोऑपरेटिव वाली खबर रातों रात पूरे गांव में फैल गई। अगली सुबह गांव की समिति का हॉल खचाखच भरा था। सबके सब शामिल होना चाहते थे। बोले, पागल लड़के, मेरा नाम लिख लो। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। मुझे 10 सुअर पालने हैं। मुझे वो सिखाओ जो तुम जानते हो। पागल लड़के, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बाकियों के साथ मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ाता था। बुरा मत मानना। मैं ये सही से करना चाहता हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ। हमें तुम पर भरोसा है। तुम हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हो। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। उन उत्सुक चेहरों को देखकर मेरे सीने में कुछ गहरी हलचल हुई। मैंने कोऑपरेटिव के नियम तय किए। मेरी तरफ से मुफ्त तकनीकी मार्गदर्शन, सुअर के बच्चों और प्रोबायोटिक फीड की मानक सप्लाई, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल और बाजार में बिक्री के समय हर सुअर को बाजार भाव से ऊंची कीमत पर खरीदना। उन्हें बस मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से सुअर पालने हैं। खरीदार ढूंढने की चिंता की कोई बात नहीं। तकनीक की भी कोई फिक्र नहीं। मेरे बात खत्म करने से पहले ही 3 से ज्यादा घरों ने वहीं कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन कर दिया। मेयर रॉय ने सब देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखा। पागल लड़के, तुमने इस गांव के लिए बहुत महान काम किया है। काश मैं पहले तुम्हारा साथ दे पाता। आज से कोऑपरेटिव को जो भी जरूरत होगी, गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। जैसे ही कोऑपरेटिव ने उड़ान भरी, मैंने सोचा नहीं था कि चारों तरफ से घिरा विक्टर इतना नीचे गिर जाएगा। उसके बैंक और चारा सप्लायरों का करीब 7 लाख का कर्ज है। वसूली वाले उसे परेशान कर रहे हैं। उसके घर पर कुर्की के नोटिस लगे हैं। डायना तलाक की धमकी देकर मायके चली गई है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसकी नजर उन मरे हुए सूअरों पर पड़ी। एक दिन एक कोऑपरेटिव सदस्य ने घबराकर मुझे फोन किया, मार्क्स, जल्दी यहां आओ। विक्टर ने उन दफन किए हुए मरे सूअरों को खोद निकाला है। आधी रात को उसने उन्हें ट्रक में भर लिया। पता नहीं वो उन्हें कहां ले जा रहा है। मेरा पेट खराब होने लगा। मैं बखूबी जानता हूं कि वो क्या करने वाला है। कानून साफ है। बीमारी से मरे सूअरों का निपटान बायोसेफ तरीके से और गहरा गड्ढा खोदकर ही होना चाहिए। उन्हें काटना, बेचना या कहीं ले जाना सख्त मना है। विक्टर ने उन सूअरों को इसलिए खोदा ताकि वो अवैध बूचड़खाने में बेचकर कर्ज चुका सके। ये सिर्फ गंभीर अपराध नहीं है, ये लोगों की जान से खेलना है। अगर स्वाइन फीवर वाले सूअर खाने की सप्लाई में मिल गए तो अंजाम तबाही भरा होगा। मैंने सदस्य से नजर रखने को कहा, अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल की। मैंने मार्केट सुपरविजन और पशुपालन विभाग को भी पूरी स्थिति बता दी। फिर मैंने फोन रखा, सेरेना के साथ कार में बैठा और उस लोकेशन पर निकल गया जो उसने भेजी थी। विक्टर एक खटारा ट्रक चला रहा था जिसमें मरे हुए सुअरों की खेप थी। वो पड़ोस के जिले के एक अवैध बूचड़खाने की तरफ जा रहा था। हम पूरे रास्ते उसके पीछे थे। आधे रास्ते में एक चेक पॉइंट पर पुलिस और प्रवर्तन अधिकारियों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। जैसे ही ट्रक के दरवाजे खुले, सड़ी हुई दुर्गंध की एक लहर सबको लग गई। ट्रक में मरे हुए सुअरों के ढेर लगे थे। कुछ तो सड़ने भी लगे थे। अधिकारियों ने विक्टर को केबिन से बाहर खींच लिया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। अधिकारियों ने मौके पर बयान लिए, सबूत सील किए और हर मरे सुअर को बायोसेफ डिस्पोजल के लिए कब्जे में ले लिया। विक्टर को वहीं हिरासत में ले लिया गया। इस बार कोई वापसी मुमकिन नहीं थी। सुरक्षा मानकों के खिलाफ भोजन का उत्पादन और बिक्री, साथ ही पशु महामारी रोकथाम और क्वारंटाइन में बाधा डालना, 2 आरोप एक साथ। कानून का पूरा शिकंजा कसने वाला था। खबर गांव पहुंची तो किसी को उस पर तरस नहीं आया। सब बोले, बिल्कुल सही हुआ। क्या उसका दिमाग फिर गया था? मरे सुअर बेचना, ये तो उसकी आने वाली नस्लों पर अभिशाप है। उस जैसे लोगों को जेल में सड़ जाना चाहिए।
पागल है बिल्कुल। मुझे हमेशा से पता था वो खराब इंसान है। अब साफ हो गया कि वो अंदर तक सड़ा हुआ है। विक्टर की गिरफ्तारी के 7 दिन बाद उसकी पत्नी डायना ने तलाक की अर्जी दे दी। वो बच्चों को लेकर मायके चली गई और घर का एक एक सामान साफ कर दिया। जिस घर में वो कभी अपने अहंकार के साथ रहता था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। मेरे पास ये सब देखने का भी समय नहीं था। मेरा कोऑपरेटिव पूरी रफ्तार से चल रहा था। सभी 3 सदस्य परिवारों ने पक्के सुअर के बाड़े बना लिए थे। सेरेना और मैं रोज घर घर जाते थे, फीड फॉर्मूला ठीक करते थे और बायोसेफ्टी चेक करते थे। हर सुअर का हिसाब सेट था। जिला अधिकारियों ने कई बार दौरा किया और मेरे कोऑपरेटिव को पूरे जिले के लिए आदर्श ग्रामीण विकास मॉडल घोषित कर दिया। वे पूरे जिले में मेरा इको फार्मिंग मॉडल लागू लागू करने वाले थे। मेरा इको पॉर्क फ्रेश एलीट स्टोर्स पर हाथों हाथ बिक रहा था। इको प्योर ब्रांड पूरी तरह स्थापित हो चुका था। दूसरे क्षेत्रों के डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे दरवाजे पर आने लगे थे, सब पार्टनरशिप करना चाहते थे। सब कुछ बेहतरी की ओर बढ़ रहा था। मैंने आखिरकार 2 साल के दर्द और अपमान को कुछ ठोस बना लिया था। मैंने न सिर्फ वो सब वापस पा लिया जो मुझसे छीना गया था, बल्कि पूरे गांव को खुशहाली की राह पर भी ले आया था। 3 महीने बाद कोर्ट में विक्टर का ट्रायल शुरू हुआ। मैं शिकायतकर्ता के तौर पर वहां मौजूद था। कोर्ट रूम में अभियोजकों ने सबूतों की पूरी चेन पेश की। भौतिक प्रदर्श, लिखित बयान और उसके द्वारा बेचे गए मरे सूअरों के मांस की लैब रिपोर्ट। साथ ही रिकॉर्ड पर मौजूद था मेरे फार्म को सबोटेज करने और बीमारियों की झूठी अफवाहें फैलाने का उसका काम। हर चीज, हर हरकत पत्थर की लकीर सबूत थे। विक्टर अभियुक्तों के कटघरे में खड़ा था। उसके बाल सफेद हो गए थे। वो खोखला सा लग रहा था। उसके अहंकार का नामो निशान नहीं था। वो कीचड़ के ढेर जैसा दिख रहा था। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियुक्त विक्टर लाइनस को सुरक्षा मानकों के विरुद्ध भोजन के उत्पादन और बिक्री का दोषी पाया गया। 2 साल की कठोर कारावास की सजा। पशु महामारी रोकथाम और क्वारंटाइन में बाधा डालने का भी दोषी। 1.5 साल की अलग सजा। कई अपराधों के लिए संयुक्त सजा। कुल 4 साल की जेल की सजा। साथ ही 1 लाख का जुर्माना। फैसला सुनते ही विक्टर के पैर लड़खड़ा गए। वो कटघरे में ही गिर पड़ा और उसे कोर्ट अधिकारियों को बाहर उठाकर ले जाना पड़ा। उसकी आंखें भीड़ में मुझे ढूंढ रही थीं। वे सिर्फ पछतावे से भरी थीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जेल की सलाखों के पीछे 4 साल। जब तक वो बाहर आएगा, दुनिया उसके बिना बहुत आगे निकल चुकी होगी। उसने अपने ही हाथों से अपना भविष्य खत्म किया। कोर्ट हाउस से बाहर निकलते हुए सेरेना मेरे पास खड़ी हुई और धीरे से मेरे कंधे पर थपकी दी। सब खत्म हो गया। मैंने सूरज की तरफ देखा, धीरे से सिर हिलाया और मुझे एक सुकून महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं मिला था। हाँ, सब खत्म हो गया। उस पुराने दलदल वाली जमीन पर मैंने 2 एकड़ जगह और बढ़ाई। एक नई फीड प्रोसेसिंग यूनिट और स्लॉटर हाउस तैयार हुआ, जिसने ब्रीडिंग से लेकर बिक्री तक की पूरी सप्लाई चेन को जोड़ दिया। गांव के युवा अब इसमें अवसर देखने लगे और शहर छोड़कर कोऑपरेटिव में जुड़ने लगे। कुछ सुअर पालते थे, कुछ सेल्स संभालते थे, तो कुछ लाइव स्ट्रीम चैनल चलाते थे। पूरा गांव जानदार हो गया था। जो जगह कभी वीरान थी, अब हर घर में काम और कमाई थी। अब शहर जाकर काम करने कोई नहीं जाता। पक्की सड़कें बन गईं, स्ट्रीट लाइट्स लग गईं, कम्युनिटी स्क्वायर बन गया। गांव का हुलिया ही बदल गया। मेयर रॉय कहते हैं कि इस गांव को जो भी मिला मार्क्स की बदौलत है, पर मैं जानता हूं ये एक इंसान का काम नहीं था। सेरेना के बिना, जो हमेशा मेरे साथ पॉलिसी और तकनीकी काम में जुटी रही, मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। गांव के भरोसे के बिना कोऑपरेटिव नहीं बनता। साल का आखिरी चंद्र महीना, नए साल में 2 दिन बाकी। कोऑपरेटिव ने मुनाफे के बंटवारे की मीटिंग रखी थी। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले परिवार को 1 लाख मिले और सबसे कम कमाने वाले को भी बोझ से 30,000। लिफाफे हाथों में थे। हर ग्रामीण के चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे थे। मीटिंग के बाद सेरेना मुझे फार्म के पास वाली पहाड़ी पर ले गई। हमने नीचे गांव के फार्म को देखा। दोनों तरफ रोशनी जगमगा रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, मार्क्स, देखो ये सब तुमने बनाया है। मैंने उसे देखा, नीचे सब कुछ देखा, सीने में कुछ भारी सा उठाया। 1 साल पहले ये सिर्फ एक दलदल था जिसे कोई नहीं चाहता था। 1 साल बाद ये पूरे गांव की खुशहाली का इंजन बन गया। एक सोने की खान। मैं सेरेना की ओर मुड़ा। इसमें से आधी तुम्हारी है। शुरुआत से ही तुमने मुझ पर अटूट भरोसा किया। तुम हर कदम पर मेरे साथ थी। तुम्हारे बिना ये सब कुछ नहीं था। मैंने अपनी जेब से एक छोटी अंगूठी का बॉक्स निकाला। मैं घुटनों पर बैठ गया और उसे उसके सामने रखा। सेरेना, बीते साल मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। क्या तुम आने वाले हर साल मेरे साथ रहोगी? इस इको फार्मिंग के सपने को साथ पूरा करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए। सेरेना जम गई। उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं, आंसू गिर पड़े। उसने जोर से सिर हिलाया। मुझे मंजूर है। मैंने अंगूठी उसकी उंगली में डाली और उसे बाहों में जकड़ लिया। नीचे गांव में पटाखों की आवाजें एक के बाद एक आने लगीं। हवा में बारूद की महक घुल गई थी। अगली वसंत में मेरा बिजनेस नए स्तर पर पहुंच गया। हमने प्रांतीय कृषि विज्ञान अकादमी के साथ मिलकर एक इको फार्मिंग R&D सेंटर बनाया। सेरेना उसकी डायरेक्टर बन गई।
वो प्रोबायोटिक फीड और इको साइकिल पर शोध का नेतृत्व कर रही थी, तकनीकों को बेहतर बना रही थी, लागत घटा रही थी। हमारे इको प्योर ब्रांड को राष्ट्रीय ग्रीन फूड सर्टिफिकेट मिला। हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया, ऑनलाइन और इन स्टोर दोनों जगह सेल शुरू की। ब्रांड नाम बढ़ता गया। दूसरे क्षेत्रों के किसान हमसे सीखने आने लगे। मैंने सब कुछ खुलकर साझा किया, इको फार्मिंग के तरीके बताने में कुछ नहीं छिपाया। मैंने कोर तकनीकें भी सौंप दी, हर एक डिटेल। किसी ने मुझसे पूछा, क्या आपको डर नहीं कि कोई आपसे आगे निकल जाएगा? मैंने हमेशा मुस्कुराकर कहा कि कोई कितनी दूर जाएगा, ये इस बात से नहीं तय होता कि उसने कितने लोगों को हराया। ये इससे होता है कि वो कितने लोगों को साथ लेकर चला। उद्योग तब बढ़ता है जब सब क्वालिटी पर जोर दें। जब सब मिलकर स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं तो पूरी इंडस्ट्री आगे बढ़ती है और हम सब और दूर जाते हैं। विक्टर सुअर पालन को अपनी जागीर समझता था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उससे बेहतर करे। उसने सबको नुकसान पहुंचाया और आखिरकार खुद को ही कोने में धकेल लिया। मैंने सुअर पालन को सबका बिजनेस बना दिया, गांव को साथ लेकर चला तो हमारे रास्ते और चौड़े हो गए। उस गर्मी विक्टर के पिता मेरे अंकल गंभीर बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बड़ा ऑपरेशन था। आंटी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो रोते हुए मेरे फार्म पर आईं। विक्टर जेल में है, वो कुछ नहीं कर सकता। हमने सब कुछ बेच दिया है, फिर भी ऑपरेशन का खर्चा नहीं निकल रहा। कृपया, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। माँ और पिताजी दया से मेरी चाची की तरफ देखते हैं। जो भी हुआ हो वो हमारा अपना ही है। खून के रिश्ते सबसे गहरे होते हैं, हो सके तो मदद कर दो। मैं काफी देर तक खामोश रहा। मैं भूल नहीं सकता कि जब विक्टर ने मेरी तनख्वाह काटी और मेरा मजाक उड़ाया तो मेरे चाचा चाची ने उसका साथ दिया था। मुझसे कहा था कि काम मिलना ही मेरे लिए काफी है। जब विक्टर ने मेरे चारे में जहर मिलाया तब उन्होंने मेरे हक में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन हॉस्पिटल के बिस्तर पर चाचा को दम तोड़ते देख मेरा दिल पसीज गया। मैं अस्पताल गया और उनके ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठा लिया। मैंने सबसे बेहतरीन सर्जन का इंतजाम किया। ऑपरेशन के बाद चाचा खतरे से बाहर थे। चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बार बार माफी मांगने लगी। बोली कि उन्होंने माता पिता के तौर पर गलती की। मैंने बस इतना कहा, पुरानी बातें भूल जाइए, पैसे अपने पास रखें। परिवार ऐसा ही होता है। मैं विक्टर को माफ नहीं कर रहा। मैं बस पुरानी रंजिश के कारण सही काम करने से नहीं रुकना चाहता था। इसके बाद पूरा गांव मुझे अलग नजरे से देखने लगा। वो कहते हैं कि मार्कस न सिर्फ काबिल है बल्कि उसका चरित्र भी बहुत ऊंचा है। कोई और उसकी मदद नहीं करता जिसने उसे इतना दर्द दिया हो। मिड ऑटम फेस्टिवल से पहले मैं जेल में विक्टर से मिलने गया। 1 साल की सजा ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वो इतना दुबला हो गया है कि पहचान में ही नहीं आता। वो अकड़ अब नहीं रही। अब बस एक बेरुखी और चेहरे पर थकान बाकी है। जब उसने मुझे देखा तो काफी देर तक घूरता रहा, फिर सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो। ऑपरेशन के पैसों के लिए शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत करो। वो पैसे मैंने चाचा के लिए दिए थे। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे देखते हुए शांत आवाज में बोला, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मैं यहाँ मजाक उड़ाने नहीं आया। मैं बस ये बताने आया हूं कि तुम्हारे पिता का ऑपरेशन कामयाब रहा। वो अब ठीक हो रहे हैं। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी सजा पूरी करो और बाहर आकर एक नई शुरुआत करो। विक्टर ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से तुरंत आंसू छलक आए। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढका और फूट फूट कर रोने लगा। मार्कस, मैं गलत था, बहुत गलत था। अगर मैंने उस वक्त पागलपन में आकर तुम्हें धोखा न दिया होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। मैंने तुम्हें निराश किया। मैंने अपने परिवार को शर्मिंदा किया। वो काफी देर तक रोता रहा, अपना पूरा पछतावा बाहर निकालता रहा। मैं उसे देखता रहा और कुछ नहीं कहा। पछतावे से बेकार इस दुनिया में कुछ और नहीं है। अगर उसने उस वक्त जरा सी भी इंसानियत दिखाई होती तो ये सब न होता। मुलाकात खत्म होने पर मैं उठा और बाहर आ गया। जेल के दरवाजों से बाहर कदम रखते ही सूरज की गर्माहट मेरे कंधों पर महसूस हुई। हमारे बीच सब कुछ उसी पल खत्म हो गया था। यह माफी नहीं थी, बस सब कुछ छोड़ देना था। उसकी अपनी राह है, मेरी अपनी राह है और मैं उसी ओर भाग रहा हूं। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता है। 2 साल पलक झपकते ही बीत गए। उन 2 सालों में मेरा इको फार्मिंग बिजनेस और मजबूत हो गया। इको प्योर ब्रांड प्रांत में इको पोर्क का सबसे जाना माना नाम बन गया। पूरे देश में ब्रांड के 20 से ज्यादा अपने स्टोर खुल गए। 200 से ज्यादा बड़े सुपरमार्केट के साथ साझेदारी हो गई। वार्षिक कमाई 20 करोड़ युआन के पार पहुंच गई। सहकारी समिति एक गांव से बढ़कर 8 आसपास के कस्बों तक फैल गई। 500 से ज्यादा किसान परिवार जुड़ गए और हजारों लोगों को रोजगार मिला। यह प्रांत का एक मॉडल कोऑपरेटिव बन गया। सेरेना और मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। हमारी शादी के दिन पूरा गांव खुशियों में डूब गया था। गांव वाले खुद मदद करने आए। उन्होंने गांव के प्रवेश द्वार से हमारे घर तक सड़क पर लालटेनें सजाईं, जैसे नया साल हो। मेयर रॉय ने हमारी शादी की गवाही दी। उन्होंने समारोह में माइक संभाला। उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मार्कस और सेरेना इस गांव के लिए सबसे बड़ा उपहार हैं। उनके बिना यह सब मुमकिन नहीं था। मैं इस गांव के हर एक व्यक्ति की तरफ से आप दोनों को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामना देता हूं। जोरदार तालियां और चीयर सुनाई दी।
मैं शादी के जोड़े में अपने पास खड़ी सेरेना को देखता हूँ और मेरा दिल खुशी से भर जाता है। हमने एक दूसरे को उसी दलदल में पाया था। आज हम साथ खड़े हैं, हर तूफान झेल चुके हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ते देखा है। वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, जीवन साथी है और वो शख्स जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। शादी के दूसरे साल हमारे एक बेटी हुई। उसका उपनाम नाना है। उसका पूरा नाम चेन यांगकिंग है, हमारे नाम का एक एक अक्षर लेकर। माँ और पिताजी रोज अपनी पोती को गोद में खिलाते हैं। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान रहती है। उनकी सेहत रोज बेहतर हो रही है। उनके चेहरे की वो पुरानी चिंता पूरी तरह गायब हो चुकी है। गांव पूरी तरह से बदल चुका था। जो कभी एक गरीब और भूला बिसरा इलाका था, वो अब इको फार्मिंग का मॉडल गांव है। हर घर नया बन गया और सबके पास कार है। स्कूल की मरम्मत हो चुकी है। एक वृद्धाश्रम बना दिया गया है। बूढ़े और जवान अब सुरक्षित और सुकून से रहते हैं। पुराना दलदल अब एक इको फार्मिंग टूरिस्ट पार्क बन चुका है। शहर के लोग यहाँ घूमने और खेती का अनुभव लेने आते हैं। यह एक लोकप्रिय जगह बन गई है। इससे यहाँ होमस्टे और टूरिज्म का बिजनेस फल फूल रहा है। लोग कहते हैं कि मार्कस ने दलदल को खजाने में बदल दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि यह बदलाव किसी एक इंसान से नहीं आया। यह हर किसी की बेहतर जीवन की भूख और विज्ञान आधारित खेती की ताकत से हुआ है। उस पतझड़ में विक्टर अपनी पूरी सजा काटकर जेल से रिहा हो गया। 4 साल जेल के अंदर। वो अब लगभग 40 साल का है। बाल सफेद हो गए हैं, पीठ झुक गई है। वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा दिखता है। वो गांव वापस नहीं आया। उसने दूसरे शहर में काम ढूंढ लिया और कभी नहीं लौटा। कभी कभार कोई गांव वाला उसे कहीं देख लेता है। कहते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत मजदूरी कर रहा है। कोई मुझे ये बताता है। मैं बस हल्की सी मुस्कुराहट देता हूं और कुछ नहीं कहता। हर कोई अपनी राह खुद चुनता है। वो अपने किए का फल भुगत रहा है। आगे उसका क्या होगा ये पूरी तरह उस पर निर्भर है। साल के आखिरी महीने में भारी बर्फबारी हुई। मैं अपनी बेटी को लेकर सेरेना के साथ बाहर आया। हमने सफेद चादर ओढ़े गांव और जगमगाते पिग फार्म को देखा। हमारी बेटी अपनी नन्ही उंगलियों से बर्फ को छूने की कोशिश कर रही थी और खुशी से चहक रही थी। सेरेना ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया और धीरे से कहा, वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। 5 साल, बस ऐसे ही। मैंने सिर हिलाया। हाँ, 5 साल। 5 साल पहले विक्टर ने मुझे 80,000 युआन देकर निकाल दिया था। सब मुझ पर हंस रहे थे। 5 साल बाद मेरा अपना बिजनेस है, एक प्यार करने वाली पत्नी है, मेरी दुनिया को रोशन करने वाली एक बेटी है और पूरा गांव है जिसे मैंने गरीबी से बाहर निकलने में मदद की। मैं ठीक वैसा ही इंसान बन गया जैसा मैं बनना चाहता था। मैं झुका और मुस्कुराते हुए सेरेना के माथे को चूमा। हाँ, 5 साल हो गए और सबसे बेहतरीन दिन तो अभी आने बाकी हैं। अब बर्फ और तेज गिरने लगी। बर्फ के टुकड़े खेतों और पहाड़ियों पर गिर रहे थे। नीचे चमकते पिग फार्म पर ऐसे बिछ गए जैसे जमीन पर कोई मोटी गरम रजाई बिछी हो। भारी बर्फबारी अच्छी फसल की निशानी होती है। मुझे पता है अगला साल फिर खुशहाली लेकर आएगा। मेरा जीवन और ये जमीन जिसे हमने साथ बनाया है, गिरती हुई बर्फ की तरह साफ और उज्जवल है। आने वाली राह रोशनी से भरी है।